फ्रेंड, बड़े दिनों के बाद हम लेकर हाजिर हैं आप सभी के सामने एक नई कहानी। हमें उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद जरूर आएगी। कहानी शुरू होती है, हमें इस कहानी के मेन लीड जियांग को दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। हालांकि जियांग पहले से मैरिड होता है जिसमें उसकी बीबी और एक बेटी होती है, लेकिन जियांग अपनी बीबी के साथ अच्छा सलूक नहीं करता, ना ही उसे पसंद करता है। एक बार वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं जा रहा था, तभी उसे रास्ते में उसकी बीबी और बेटी मिल जाते हैं। बीबी का कहना होता है कि इस लेडी को छोड़ दो और हमारे साथ फिर से लाइफ को शुरू करो। ये वक्त एंजॉय का नहीं, फैमिली चलाने का है। लेकिन जियांग को बीबी की बातें जरा भी पसंद नहीं आती। वो उसे बुरा भला कहते हुए उसे पास के ही स्विमिंग पूल में धकेल देता है। कहता है कि तूने मुझे बेटी दिया है, हमें तो बेटा चाहिए था और तेरे अंदर कोई भी मैनर्स नहीं है। तू अपनी बेटी को भी अपनी तरह ही बना रही है। जिस बात से जेन को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है मुझे बुरा भला कह लें, लेकिन इस मासूम बच्ची को तो कुछ ना कहें क्योंकि ये आपकी ही औलाद है। लेकिन ताजे इश्क का खुमार जियांग को बीबी की तरफ मुड़ने ही नहीं दे रहा था। वो इन सब पर गुस्सा करते हुए यहाँ से चला जाता है। अब एक ही घर में कोई बीबी के साथ गर्लफ्रेंड को रखे एक औरत ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है। और दूसरा मसला ये भी था कि जेन को कैंसर हो गया था और अब उसका ज्यादा दिन तक रहना मुश्किल है। ऐसे में उसने एक रोबोट को बनाया जिसमें खुद ही की आत्मा को डाल दिया और रोबोट के अंदर ये फीलिंग डाली कि जियांग की रिस्पेक्ट के साथ जियांग की हर बात को वो माने और बच्चे की केयर करे। ये सब करके जेन बच्चे से विदा लेकर रोबोट के रूम में आ जाती है, जहां अपनी आत्मा उसके बॉडी में डालकर खुद अलविदा इस दुनिया से ले लेती है। अब रोबोट और बच्चे घर में होते हैं, तभी जियांग अपनी जेब के साथ आ जाता है जो कि इन लोगों से बहुत बुरा बर्ताव करता है। लेकिन रोबोट बहुत ही पोलाइटली उससे पेश आती है। रोबोट इस तरह रियलिस्टिक थी कि अभी तक जियांग को इस बात का शक भी ना हुआ था। एक शाम चेन रोबोट को धक्का दे देती है जो कि 3rd फ्लोर से गिर पड़ती है। उसके गिरते ही चेन जियांग को रोते हुए अपने पास बुला लेती है और कहती है कि देखो ये गिर पड़ी। उसे लगा था कि आज तो जेंग मर ही जाएगी, लेकिन वो तो रोबोट थी, कहाँ मरने वाली थी। अगले ही पल वो उठकर खड़ी हो जाती है। तभी ये लोग भागते हुए नीचे आ जाते हैं, जहाँ जेन को सही सलामत देखकर जियांग कहता है बेशर्म टाइप के लोग जल्दी मरते कहाँ हैं, ये मेरा पीछा इस तरह तो कभी नहीं छोड़ेगी। फिर से तमाशे वो शुरू कर देता है। अब इन लोग घर में आते हैं। जेन चेन के लिए चाय लाती है, साथ ही उसे स्लीपर भी पहना देती है और भी ऐसे कई काम करती है जिसे देखकर जियांग कहता है ये पहले तो ऐसी नहीं थी, अब इतना अच्छा बदलाव कैसे आ गया। अगले ही पल उसे लगने लगा था ये सब ये दिखावे में कर रही है जिससे कि वो जियांग की नजर में अच्छी बन सके। अब बच्ची फादर के पास आकर कहती है पापा आंटी को घर से बाहर निकाल दें, हम मामा पापा के साथ ही रहना चाहते हैं, आंटी के साथ नहीं रहना चाहते। ये बातें जियांग को जरा भी अच्छी नहीं लगती। इसी वजह से वो छड़ी से बेटी को मारने लगता है। तभी चेन ने कुछ ऐसे काम किए थे जिसमें जियांग अपनी रोबोट बीबी को भी एक थप्पड़ लगा देता है, जिसके बाद वो टेबल से लड़ जाती है, लेकिन उसके ब्लड नहीं निकलता। ये देखकर चेन कहती है ये किस पत्थर की बनी हुई है कि इसके तो खून ही नहीं है, ना कोई फ्रैक्चर हुआ है। जिस पर जियांग कहता है यूं ही नहीं मैं इससे परेशान था, ऐसे ही 2 साल मेरी जिंदगी खराब करके इसने रख दी थी और जैसे ये है वैसे ही अपनी बेटी को भी बना रही है। अब से तुम बेटी को तौर तरीके सिखाओगी और अपने पास ही रखोगी। मैं नहीं चाहता ये भी इसके जैसे ही बने। इतनी बातें सुनकर रोबोट तो खामोश रहती है, लेकिन जेन की आत्मा जो उस घर में टहल रही होती है वो बहुत ज्यादा रोती है अपनी बेटी के हालात को देखकर और हस्बैंड के इस बदलाव को देखकर। खैर अब वो कर भी क्या सकती है, इस तरह इन्हें जिंदगी गुजारना होता है। लेकिन कहानी आगे क्या मोड़ लाएगी ये देखने वाला होता है। अब चेन बेटी को लेकर अपने रूम में चली जाती है, जहाँ पर उसे बहुत ज्यादा मारती है, साथ ही डराती है, क्योंकि बच्चे की गलती बस इतनी सी थी उसने चेन के पिलो के नीचे रेड टॉय को रख दिया था
और उसकी वजह ये थी कि बच्ची आंटी से बहुत ज्यादा नफरत करती थी, हाथ पैर तो चला नहीं सकती, इसीलिए इस तरह डरा कर उसे घर से भगाने के प्लान में होती है। लेकिन उस मासूम को ये ना पता था कि इसका अंजाम इतना खतरनाक होगा। खैर अब वो बेटी को टॉर्चर करती है, वो रोते हुए सहन कर लेती है। तभी हम जियांग को देखते हैं जो कि झेंग को रूम में बुला लेता है और उसे कहता है कि क्या तुम अब भी हमसे प्यार करती हो, जिस पर वो कहती है कि अब भी करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। ये सुनते ही वो उसके क्लोज जाता है और इंटीमेसी की दहलीज पर कदम रखता है, एग्जाम्पल नेक किस। लेकिन झेंग इस तरह नॉर्मल होती है जैसे कि इन चीजों से उसका कोई वास्ता ही ना हो। ऐसे में वो झिड़कते हुए कहता है तुम जिंदा मछली क्यों बन गई हो, जिस पर झेंग कहती है आप एक बार सिखा दें मैं सीख जाऊंगी। ये बातें सुनकर जियांग उसे झिड़क देता है। तभी चेन आ जाती है, ये सब होते हुए वो देख लेती है, फौरन ही पेट दर्द का बहाना करके जियांग को बुलाने लगती है, जिस पर जियांग कहता है घर में नौकर क्या मर गए हैं, उनके साथ चली जाओ। ये बात सुनकर रोबोट कहती है नहीं आप उसके साथ जाएं क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। उसकी ये बातें सुनकर जियांग परेशान हो जाता है कि ये अचानक से ऐसे क्यों कह रही है, इसका बर्ताव अचानक इतना चेंज कैसे हो सकता है। खैर वो अब चला जाता है और रोबोट रूम में आ जाती है जहां उसकी बेटी आती है। इतने में ही जियांग की कॉल आती है, वो कहता है नूडल बनाकर हॉस्पिटल में भेज दे, जिस पर रोबोट कहती है हाँ, लेकिन बेटी मना करती है, कहती है वो हमारी दुश्मन है, हम उसके लिए कुछ भी नहीं बनाएंगे। इस पर रोबोट कहती है हमें जियांग की बातों का पालन करना होगा। ये कहते हुए वो किचन में चली जाती है और नूडल बनाकर हॉस्पिटल में लेकर आ जाती है। हालांकि उसे नूडल बनाना नहीं आता था। अब हॉस्पिटल पहुंचते ही वो चिन की तरफ टिफिन लेकर बढ़ने लगती है, तभी चिन पैरों से धक्के मारकर टिफिन को गिरा देती है। ये देखकर जियांग समझता है कि झेंग ने जानबूझकर टिफिन को गिरा दिया। अब वो हजारों बातें उसे सुनाने लगता है कि तुम ऐसे ही नाटक करती हो, असल में तो तुम इससे सख्त नफरत करती हो। इसी बात से वो गुस्सा होकर झेंग को डिवोर्स देने लगता है। जैसे ही झेंग को लेकर वकील के पास आने लगता है तभी रास्ते में रोड क्रॉस करते टाइम जियांग का एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन रोबोट उसे धक्के देकर खुद कार के सामने आ जाती है। ये देखकर जियांग रोते हुए उसके पास आता है और फौरन ही उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। हालांकि अब ये इंसान नहीं एक रोबोट होती है। अब इस जियांग को इस बात की समझ ना आई थी, लेकिन अगले ही पल डॉक्टर बताता है ये इंसान होती तो हम इसे ठीक कर देते, लेकिन ये तो रोबोट है। अब जियांग को इसके बनाने वाले को ढूंढना पड़ेगा, तभी ये बन सकेगी, वरना ये ऐसे ही रह जाएगी। डॉक्टर की ये बात सुनकर जियांग हैरान हो जाता है। वो कहता है डॉक्टर ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो दिन रात इसके साथ बिता रहा हूँ, ये एक इंसान है रोबोट नहीं है। लेकिन डॉक्टर के बहुत कहने के बाद उसे ये बात माननी ही पड़ती है। अब जियांग कोशिश में लग जाता है। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां हमें पता चलता है कि असल में जियांग को ही कैंसर था। ये सुनने के बाद झेंग बहुत परेशान थी। वो उस बीमारी को खुद में ट्रांसफर करा लेती है और जियांग को बचा लेती है। जियांग अपनी रिपोर्ट ठीक देखकर झेंग पर चिल्लाने लगता है कि तुम तो फिजूल में हमें डॉक्टर के पास ले आई हो, मैं तो ठीक ठाक हूँ। ये कहते हुए वहाँ से वो जाने लगता है और कॉल पर चेन को बेबी कहते हुए बात करता है। ये सुनकर झेंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि जिसके लिए उसने जान की बाजी लगा दी वो तो दूसरे से प्यार करता है। अब वो रोती हुई कहती है तुम्हें तो इस बीमारी में तड़प तड़प कर मर जाना चाहिए था, ये मैंने क्या कर दिया। खैर इसीलिए उसने रोबोट बनाया, उसमें अपनी आत्मा डालकर खुद इस दुनिया से विदा ले लिया। रोबोट अब झेंग का किरदार निभा रही है। खैर तभी डॉक्टर रोबोट को हॉस्पिटल से बाहर ले आते हैं। ये देखकर जियांग का दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो समझ नहीं पाता कि अब वो कहाँ लेकर इसे जाए, इसलिए वो गोद में उठाकर घर ले आता है जहाँ उसे लिटा देता है और अपने सारे इमोशंस उसके साथ शेयर करने लगता है कि वो उसकी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट रखती है। हालांकि अब इसका कोई फायदा नहीं होता और ना ही इन बातों का कोई मतलब होता है। ये तो बेमायने सी बातें होती हैं। बेटी भी एक साइड बैठी होती है, माँ की गुहार लगाए होती है और सिसक सिसक कर रो रही होती है। तभी चेन यहाँ पर आ जाती है। वो कहती है तुम ये
क्या कर रहे हो, ये तो पूरी की पूरी रोबोट है, इसकी पूरी बॉडी में स्टील भरा हुआ है। असली झेंग तो किसी के साथ भाग गई है। लेकिन उसकी ये बात पर यकीन न तो जियांग कर रहा था और न ही उसकी बेटी। तभी चेंग चाकू मारकर उसके माइंड और हाथ से तार को तोड़ देती है। ये देखकर जियांग हैरान हो जाता है और रोबोट अब एकदम काम करना बंद कर देती है। तभी वो रोबोट के गर्दन पर चाकू लगाकर उसके निर्माता के बारे में उससे पूछने लगता है, लेकिन इन बातों का भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो कोई भी जवाब नहीं देती। यही नाटक काफी देर तक चलता है। तभी रोबोट की आत्मा उसकी बॉडी से निकल जाती है क्योंकि काफी टाइम हो गया था। इतने में ही जियांग का सेक्रेटरी उसके पास आता है और झेंग का सुसाइड नोट दिखाता है जिसमें लिखा था, जियांग मैं तुम्हारे रवैये से तंग आकर सुसाइड कर रही हूँ और इस रोबोट को छोड़कर जा रही जो मेरी बेटी का माँ बनकर ख्याल करेगी। ये सब सुनकर जियांग तड़पने लगता है और उसे देखकर अब लगा था कि जब कोई चीज हमारे पास होती है तब हम इज्जत नहीं करते, लेकिन जाने के बाद उसकी कीमत का पता चलता है। अब यही पछतावा जियांग के पास भी बचता है क्योंकि अब वो सब कुछ खो चुका था और चेन भी उसे अच्छी नहीं लगती। इस तरह वो सैड रहने लगा था। अब वो बीमार भी पड़ जाता है। बैठा घास के किनारे बुक रीड कर रहा था और तभी वो अपनी बेटी और बीबी की फोटो देखने लगता है और झेंग की यादों में खो जाता है। उधर झेंग की सोल बहुत ही हैप्पी होती है। वो अपनी बेटी के साथ खेल रही होती है। ऐसे ही दिन गुजरता है और जियांग की एक दिन मौत हो जाती है क्योंकि वो झेंग के जाने के दुख में डे बाय डे बीमार होता जा रहा था। वो बेटी, वाइफ और अपनी फोटो सीने से लगाए रोया करता था। उसे ये गम एक दिन मार ही देता है। उसके मरते ही चैन भी चली जाती है और बेटी भी माँ के गम में मर जाती है। इस तरह तीनों अब इस लोक से उस लोक में रहने लगे थे और यहीं पर इस स्टोरी का एंड हो जाता है। तो गाइस, इस कहानी से हमें एक सीख मिली है कि जब तक हमारे पास कोई चीज होती है हम उसकी कदर नहीं करते हैं, उसके जाने के बाद रोने का क्या फायदा। इसलिए वक्त रहते चीजों की कदर करना सीखें और जिंदगी रोकर नहीं हंस के गुजारें। कहानी शुरू होती है, हमें मेन लीड कैरेक्टर मुचेन को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर होते हैं और इनके हाथ में इस वक्त 20 साल लड़की की एक्सरे रिपोर्ट होती है जिसमें वो लड़की बिन ब्याही माँ बन चुकी थी। सिंजी को बेड पर लेटा देते हैं और उसका चेकअप करते हैं और उसे बताते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो। यह सुनकर लड़की उठ खड़ी होती है और वहां से जाते वक्त वो सोचने लगती है कि ये कैसे हो सकता है, वो प्रेग्नेंट कैसे हुई। तभी गेट पर खड़ी सिंजी को दिखाया जाता है, वो रोते हुए अपनी बीमार माँ को देख रही थी। इस वक्त उसकी माँ बीमार होती है और हॉस्पिटल में एडमिट होती है। सिंजी रोई जा रही थी और पास्ट की बातें याद किए जा रही थी। तभी एक डॉक्टर सिंजी से कहते हैं कि बिल नहीं दिया तो तुम्हारी मदर को हॉस्पिटल से बाहर कर देंगे। वैसे कई दिनों की फीस बकाया थी। ये सुनकर सिंजी उसे रोने गिड़गिड़ाने लगती है, कहती है कि उसे थोड़ी सी मोहलत दे दी जाए, वो जल्दी ही भुगतान कर देगी। ये सुनकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। सिंजी पैसे का इंतजाम करने के बारे में सोचने लगती है। तभी वो निराश होकर अपने फादर को कॉल करती है, कहती है पापा थोड़े तो पैसे दे दो माँ के इलाज के लिए। लेकिन पापा उसके एक नंबर के जुआरी होते हैं। वो कहते हैं बेटी बस मैं रातों रात करोड़पति बनने वाला हूँ, फिर तेरी माँ का इलाज VIP हॉस्पिटल में करा दूंगा, तो बस आज कल संभाल ले। ये सुनकर सिंजी कॉल को कट कर देती है क्योंकि मायूसी ही अब उसकी जिंदगी बन चुकी थी। जो पापा उसके आज तक न जीते थे वो आज भला कैसे जीत सकते थे। इसलिए सिंजी ने इत्मीनान कर लिया था कि जो करना है उसे ही करना होगा, बाप से उम्मीद लगाना बेकार है। तभी वो अपने बैग से एक इश्तिहार निकालती है जिसमें लिखा था कि लड़की की जरूरत है और मुचेन का नंबर होता है। ये एड मुचेन की माँ करवा रही थी। एक्चुअली उन्हें बहू की बहुत ज्यादा नीड थी और मुचेन है कि लड़की की तरफ देखता भी नहीं था। तभी हम मुचेन को देखते हैं जिसके पास उसकी माँ की कॉल आती है। वो कहती है एक विदेशी लड़की मिली है, क्या तुम उससे शादी करोगे, जिस पर मुचेन इनकार कर देता है ये कहकर कि उसे गर्ल्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी मुचेन के पास सिंजी की कॉल आती है। वो कहती है क्या लड़की की नीड है तुम्हें, जिस पर मुचेन कहता है रॉन्ग नंबर। ये कहकर फोन को कट कर देता है। अब सिंजी के पास कोई रास्ता भी ना था पैसे लाने का, इसलिए वो रोते हुए रोड पर जा रही होती है बिना मंजिल की परवाह किए। अब वो फिर से मुचेन के पास कॉल करती है, कहती है वो 20 साल की है और एकदम फिट है और क्लीन भी है
उसे पैसों की जरूरत है, इसलिए उसे एक बार चांस देना चाहिए। जिस पर मुचेन कहता है ये इनलीगल है, कैसे बकवास कर रही हो, ये कहकर कॉल को कट कर देता है। तभी मुचेन के फ्रेंड कहते हैं तुम इतने अमीर, जाने कितनी कंपनियां तुम्हारी चल रही हैं और हॉस्पिटल भी चल रहे हैं, मॉल भी चल रहा है, फिर भी तुम डॉक्टर बने लोगों की जान क्यों बचा रहे हो और आज तक तुम प्योर हो, ये भी कोई बात है? अरे पहले नहीं लेकिन अब तो समझो 35 साल के हो गए हो, अगर कुछ दिन और रुके रहे तो तुम्हारा क्या होगा? कोई घास भी तुम्हें न डालेगा। अगर ऑफर मिल रहा है तो बेटा अब ऑफर का आनंद ले ही लो। अब नखरी करने का वक्त चला गया है। फ्रेंड की ये बात मुचेन के समझ में आ जाती है। वो सिंजी को होटल में बुला लेता है। सिंजी तो आ जाती है लेकिन उसके करीब आते ही कहती है नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, मुझे जाने दो। ये कहते हुए वो जाने लगती है लेकिन फिर गेट तक जाकर वापस आ जाती है क्योंकि माँ को बचाने का कोई और रास्ता भी तो न था। अब वो पैसे की डील करके मुचेन के साथ नाइट स्पेंड करती है, प्रोटेक्शन की बात करती है, जिस पर मुचेन कहता है कि वो ऑलरेडी इनफर्टाइल है, बेबी का कोई भी खतरा नहीं है। अब कुछ दिनों के बाद का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ सिंजी अपना चेकअप कराती है और वो प्रेग्नेंट निकलती है। ये सुनकर सिंजी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो रिपोर्ट लेकर जाने लगती है, तभी मुचेन आता है। वो रिपोर्ट को देखना चाहता है लेकिन सिंजी उसे छिपा लेती है और कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और इसी टाइम वो मुचेन से पैसे लेती है, पहले ज्यादा फिर कम बताती है। ये देखकर मुचेन उसे अपना कार्ड ही दे देता है। कार्ड पाकर वो एक्स्ट्रा इलाज के पैसे भी जमा कर देती है। तभी मुचेन अपने जूनियर डॉक्टर से कहकर सिंजी की एक्सरे रिपोर्ट ले लेता है जिसमें उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात वो लेडी डॉक्टर पेपर देते हुए उससे कहने लगती है कि सिंजी प्रेग्नेंट है, वो भी जुड़वा बच्चे हैं उसके। इसी वक्त मुचेन की माँ की कॉल आ जाती है और वो सुन लेती हैं कि प्रेगनेंसी की बात हो रही है। तब तो वो खुशी हो जाती हैं क्योंकि उन्हें वारिस मिल गया था। माँ की यह बात सुनकर मुचेन कुछ भी नहीं बोल पाया था। उधर माँ बहू लाने की तैयारी में लग जाती हैं और मुचेन सिंजी से प्यार करने की तैयारी में होता है। इधर सिंजी अपने बाप से परेशान होती है क्योंकि उसका फादर हॉस्पिटल में आ जाता है और माँ के मास्क को हटाने लगता है, कहता है ये मर जाए तो अच्छा है। सिंजी अपने फादर को रोकती है, कहती है मैंने पैसे देकर इन्हें यहाँ पर रखा है, आपने क्या किया है, किस हक से मेरे माँ को आप मारने के लिए यहाँ पर आए हैं? फादर ने सुना कि उसने पैसे दिए हैं, तब तो सिंजी से पैसे मांगने लगता है लेकिन सिंजी पैसे देने से इनकार कर देती है, जिस बात को लेकर बाप बेटी में काफी बहस होती है। अब सिंजी का फादर उसे बुरी तरह से मारने लगता है। तभी नर्स पुलिस को कॉल करने लगती है जिस पर उसका फादर कहता है ये मेरी बेटी है और मुझे अधिकार है मैं इसे कुछ भी करूं, कितना भी मारूं। अगर तुम में से किसी ने पुलिस को कॉल किया तुमको मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर वो नर्स यहाँ से भाग जाती है। अब उसका फादर सिंजी को लगातार मारने लगता है, कहता है पैसे दे वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। तभी सिंजी कहती है कि वो प्रेग्नेंट है इसलिए वो उसे ना मारे। ये सुनने के बाद तो उसका फादर और गुस्से में आकर पैरों से उसे मारने लगता है और लड़की का नाम पूछने लगता है, जिस पर सिंजी कह देती है कि मुचेन है, जिसको हम डॉक्टर शी के नाम से जानते हैं। मुचेन का नाम सुनकर सबको ये बातें झूठी लगती हैं क्योंकि वो इतना अमीर इंसान गरीब लड़की के पास भी कैसे जाएगा। साथ ही मुचेन को गर्ल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तभी सिंजी का फादर कहता है अगर तेरा कहना सच ही है तो तू अभी मुचेन को कॉल करके यहाँ पर बुला। जब वो कॉल को करती है तब मुचेन जूनियर डॉक्टर के साथ बिजी रहता है। वो जूनियर डॉक्टर सिंजी के अबाउट ही कहानी बता रहा होता है कि एक लड़की है जो अपनी माँ को एडमिट कराए है और वो 2 महीने की फीस जमा कर दी है क्योंकि उसका फादर जुआरी है और इलाज में कोई भी मदद नहीं कर रहा है। जाने कहाँ से उस लड़की ने इतने पैसों का इंतजाम किया और तो और अब तो वो इस वक्त प्रेग्नेंट भी हो गई है और बहुत प्यारी लड़की है। ऐसी मुसीबत में भी वो अपनी परवाह की जगह अपनी माँ की परवाह कर रही है। ये सुनकर मुचेन को शक होने लगा था कि ये सिंजी के बारे में ही तो बात नहीं कर रहा है। इस स्टोरी में वो इतना खो जाता है कि सिंजी के कॉल को रिसीव भी नहीं करता। अब ऐसे में सिंजी का फादर सारी बातें झूठ समझकर उसे और ज्यादा मारने लगता है। मारपीट इस हद तक बढ़ जाती है कि आखिरकार मुचेन और उसके साथ कुछ डॉक्टर यहाँ पर आ जाते
हैं। मुचेन जब सिंजी को इस तरह पिटता हुआ देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो उसके फादर को एक जोर का पंच मारकर किनारे पर गिरा देता है और सिंजी को उठा लेता है। अब यहाँ पर काफी बहस होती है फादर और मुचेन के बीच। तभी उसके फादर को पता चलता है कि ये मुचेन है। ये सुनकर वो थर थर कांपने लगता है। जिस बेटी को अभी गाली दे रहा था वो उससे प्यार से बातें करने लगता है, जैसे कि अरे मेरी बेटी, पहले तूने क्यों नहीं बताया कि इतना मोटा मुर्गा फंसा है? मैं तो तेरा बाप हूँ, मैं मोहब्बत में तुझे इतना मारा क्योंकि मुझे तेरी परवाह है मेरी बेटी। फादर की ऐसी बातें सुनकर सिंजी कहती है कि यहाँ से चले जाओ, दोबारा हमें कभी नजर मत आना। उसकी बातें सुनते ही मुचेन उसके फादर को यहाँ से भगा देता है। अब बाहर निकलते हुए उसका फादर किसी लिम्फो नाम के लड़के को कॉल करता है, कहता है भाई सब बर्बाद हो गया, मेरी बेटी जो हमने तुझे देने का वादा किया था वो तो मुचेन के बच्चे की माँ बनने वाली है। असल में बात ये होती है कि सिंजी का फादर जुए में अपनी बेटी को हार गया था, इसलिए उसे लिम्फो को देने का वादा लिया था। अब ये बात सुनकर लिम्फो उसके पास आ जाता है, कहता है तूने तो सारा मजा ही खराब कर दिया, मैं उसके साथ फर्स्ट टाइम एंजॉय करना चाहता था और तूने ये क्या किया? खैर अब वो प्रेग्नेंट है तो क्या हुआ, तू कैसे भी मेरे पास उसे लेकर आ, मैं उसकी प्रेगनेंसी को खराब करूंगा क्योंकि वो मुचेन का दुश्मन होता है। वो नहीं चाहता था कि मुचेन की नस्ल बढ़े। अब इस सिंजी का फादर उसे लेने की फिराक में लग जाता है। इधर हॉस्पिटल में सिंजी की माँ को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने लगता है क्योंकि मुचेन अब उसका इलाज कराने में लग जो गया था। साथ ही सिंजी को भी उठाकर साइड में ले जाता है और उसका चेकअप करने लगता है। तभी सिंजी का फादर लिम्फो के साथ यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर घनघोर मारपीट होती है और मुचेन को भी पता लग गया था कि सिंजी की जान को खतरा है, इसलिए वो अपनी माँ से कहता है कि आज शाम पार्टी रखें, वो अपने मंगेतर का अनाउंस करने वाला है। ये सुनकर मुचेन की माँ बहुत हैप्पी हो जाती हैं और एक पार्टी रखी जाती है। सबको इनविटेशन मिलता है जिसमें एक लड़की मीनू नजर आती है और हमें पता चलता है कि मीनू बचपन से ही मुचेन को लाइक करती थी और उसकी वाइफ बनना चाहती थी। आज अनाउंसमेंट की न्यूज सुनकर वो बहुत हैप्पी होती है क्योंकि उसे पता होता है कि आज मुचेन सबके सामने उसे अपना बना ही लेगा। इस बात को लेकर वो बहुत खुश होती है। इधर सिंजी को भी मुचेन एड्रेस दे देता है और वो वहाँ पर पहुँच जाती है। धीरे धीरे सारे लोग इकट्ठे हो रहे थे और मुचेन ऑपरेशन में बिजी होता है। तभी सिंजी का हुलिया देखकर वहाँ के वीआईपी लोग उसके साथ काफी बदतमीजी करने लगते हैं और मारपीट भी करने लगते हैं। तभी सिंजी को पता लगता है कि आज मुचेन अनाउंसमेंट करने वाला है अपनी मंगेतर का। यह सुनकर वो लड़खड़ाते कदमों से वहां से जाने लगती है और मन में सोचती है कि मुचेन ने हमारे साथ बहुत कुछ किया है, अब मैं उसके आगे की जिंदगी में कोई भी रुकावट नहीं बनूंगी। तभी मुचेन वहां पर आ जाता है, सिंजी का हाथ पकड़ के अंदर लेकर जाता है। सिंजी कहती है मेरा इसमें क्या काम है, आपके मंगेतर का अनाउंसमेंट होने वाला है, आप जाएं अपनी नई लाइफ को शुरू करें। जिस पर मुचेन कहता है तुम ही नहीं रहोगी तो किसे बता पाऊंगा कि वो कौन है जिसे मैं अपना लाइफ पार्टनर बनाने वाला हूँ। ये कहते हुए सिंजी को स्टेज पर लेकर आ जाता है और कहता है कि यही है मेरी होने वाली वाइफ और इसके पेट में मेरा बेबी है। ये सुनते ही सब अपने कानों पर यकीन नहीं करते। खैर थोड़ी देर बाद सबको यकीन करना ही पड़ता है। अब सिंजी के साथ जिसने बदतमीजी की थी वो सब डरने लगते हैं कि अब उनका क्या होगा, इसलिए सारे ही लोग माफी मांगने लगते हैं। अब सिंजी, मुचेन और मुचेन की माँ अपनी बहू को लेकर घर में आ जाती हैं। अगले दिन ये लोग शॉपिंग पर निकलते हैं जहाँ पर सिंजी की क्लासमेट आ जाती है। वो सिंजी और मुचेन की माँ के साथ बहुत बदतमीजी करती है। यह नाटक इतनी देर तक चलता है कि कपड़े लेने के चक्कर में झगड़े हो जाते हैं और कपड़ा भी फट जाता है। ऐसे में शॉपकीपर 2000 की ड्रेस का 20,000 चार्ज करता है। ये बातें मुचेन की माँ को हजम नहीं होती, इसलिए वो तंग आकर मुचेन को बुला ही लेती हैं। मुचेन के आने के बाद सब ठीक हो जाता है और वो गर्ल्स भी यहाँ से चली जाती हैं। अब अगले दिन सिंजी कॉलेज जाती है जहाँ पर वो गर्ल्स इतना हंगामा करती हैं कि बात प्रिंसिपल तक पहुँच जाती है, जहाँ पर सबके गार्जियन बुलाए जाते हैं। अब सिंजी के फादर को भी बुलाया जाता है। वो मार पीट कर सिंजी को अपने साथ लेकर चला जाता है। इधर मुचेन के हार्ट में बेचैनी सी होने लगी थी, इसलिए वो कॉलेज आता है और सिंजी को ना पाकर बहुत परेशान होता है। प्रिंसिपल से बात करने के बाद उसे पता चलता है कि वो तो अपने फादर के साथ चली गई। ये सुनकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं।
वो ये सुनकर वो अपने लोगों के साथ सिंजू को तलाशने में लग जाता है। इधर सिंजी के फादर सिंजी को होटल में ले आते हैं और लिम्फो को बुला लेते हैं। कहते हैं तो अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले। वो बेटी के साथ गलत हरकत करने में लग जाता है। उसका फादर इतना बेशर्म होता है कि वहीं पर खड़ा रहता है और वो खुश हो रहा होता है। तभी मुचेन यहाँ पर आ जाता है, लिम्फो को मारकर उसकी नाक को तोड़ देता है और सिंजी को लेकर यहाँ से चला जाता है। और लिम्फो भी जान गया था कि मुचेन से जीतना मुश्किल है और सिंजी की चाहत उसे अब खत्म करनी ही होगी। और उसके फादर को भी लगा था कि बुलबुल उड़ गई, अब पीछा करना बेकार है। वो सिंजी को भी अपने साथ लेकर चला गया। तभी हॉस्पिटल से कॉल आती है और पता चलता है कि सिंजी की माँ को होश आ गया है। ये सुनकर मुचेन बहुत खुश होता है और सिंजी भी बहुत खुश होती है। अभी मुचेन डायमंड की रिंग निकालता है और सिंजी को पहना देता है। वो कहता है मैं चाहता हूँ मेरी मदर इन लॉ जब बेटी को देखें तो उसके साथ में अपने दामाद को भी देखें। ये कहते हुए सिंजी को गले से लगा लेता है। इस तरह सिंजी की लाइफ में हस्बैंड माँ सब मिल जाते हैं और उसकी मुश्किलें खत्म हो जाती हैं और इसी के साथ हमारी ये कहानी भी खत्म हो जाती है। कहानी शुरू होती है, हमें प्लेन का सीन दिखाया जाता है। मौसम खराब होने की वजह से प्लेन क्रैश होने वाली थी। उसमें बैठे पैसेंजर बहुत ही परेशान होते हैं। सब पायलट को प्यारी प्यारी गालियां दे रहे होते हैं, लेकिन पायलट जो कि इस कहानी का हीरो होता है, इसका नाम शिनयान होता है। ये बड़े ही समझदारी से प्लेन को सेफली लैंड कराने में कामयाब हो जाता है। फिर अपने टीम के साथ एयरपोर्ट पर आता है। यहाँ पर एयरपोर्ट पे मीडिया शिनयान को कवर करने में लग जाती है। तभी शिनयान के पास एयर हॉस्टेस आती है। वो शिनयान के समझदारी और खूबसूरती को देखते हुए ढेर हो जाती है और फौरन ही शादी का प्रपोजल रखने लगती है। लेकिन शिनयान कहता है ऑलरेडी मेरी एक गर्लफ्रेंड है। तभी दूसरी कहती है आपकी एक मीटिंग होने वाली है, चारों तरफ आपकी काबिलियत की खबर फैल चुकी है। लेकिन शिनयान बड़ा ही घमंडी टाइप का होता है। वो किसी की कोई भी बात को सुन ही नहीं रहा होता। तभी जिया शिनयान की फोटो को कैप्चर करती है और उसे याद आता है यही तो हमारा फ्यूचर हस्बैंड था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। कहानी पास्ट में जाती है जहाँ दोनों हाई स्कूल के स्टूडेंट होते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शिनयान कहता है मेरा सपना है मैं कैप्टन बनूंगा और तुम्हारे साथ आसमान में उड़ना चाहता हूँ। साथ ही दोनों के हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट भी होता है। जिया कहती है हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। ये कहते हुए दोनों किस करते हैं। कहानी प्रेजेंट में आती है। शिनयान चलते हुए उसके सामने आता है। जिया सोचती है हमारा ग्रेजुएशन डन हो गया और 3 साल हमारे डिवोर्स को हो चुका है। हमें उम्मीद न थी कि ऐसे हमारी कभी मुलाकात होगी। तभी शिनयान की गर्लफ्रेंड उसका हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर जिया को बहुत तकलीफ होती है कि मेरे साथ रहने का वादा करके ये तो किसी और के साथ मौज उड़ा रहा है। हमने सोचा ना था कि ये इस कदर बदल जाएगा और मैं हूँ कि इसका अभी तक वेट कर रही थी। उसके सामने शिनयान अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ पर किस करता है। यह सब उसको जेलस फील कराने के लिए कर रहा होता है और जिया से यह सब देखा नहीं जा रहा था। वो पलटती है यहाँ से जाने के लिए। तभी एक लड़का आ जाता है। वो जिया के साथ गलत करने लगता है। शिनयान को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये इस तरह गिर कैसे सकती है, किसी के साथ भी अटैच हो जाती है। तभी जिया हेल्प की गुहार लगाने लगती है। शिनयान से देखा नहीं जाता। वो उस आदमी को मारकर भगा देता है और जिया से कहता है तुम अब तक नहीं बदली, मैं इससे ज्यादा कीमत 1 नाइट की तुम्हें दूंगा। जब तुम्हें जरूरत लगे पैसों की तो हमारे पास आ जाना। ये कहते हुए अपना कार्ड पकड़ाकर उसे चला जाता है। जिया ये सब देखकर हैरान हो जाती है। कार्ड को मरोड़ते हुए अंदर ही अंदर रो पड़ती है। अब जिया अपने ऑनर के पास आती है। जिया के पास कोई भी ढंग की फोटो नहीं होती और न ही कोई बातचीत की वीडियो बनी होती है, जिस वजह से ऑनर उसे जॉब से निकालने की बात कहता है। साथ में जिया के फ्रेंड भी होती है। वो उससे भी कहता है कि तुम सब एक इंटरव्यू ना ले सकी, हर चैनल पर न्यूज वायरल हो रही है, हम क्या डालें। ये कहते हुए वो बहुत गुस्सा करने लगता है। तभी जिया कहती है परेशान ना हो, हम इंटरव्यू की वीडियो शाम तक लाके आपको दे देंगे। अब जिया और उसके फ्रेंड शिनयान के पास पहुंच जाते हैं जहां पर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। जिया को देखकर कहता है मुझे नहीं पता था कि पैसे की लालच तुम्हें इतनी जल्दी हमारे तक खींच लाएगी। फिलहाल मैं अपनी जेब
के साथ डेट पर जा रहा हूँ, तुमसे मिलने का हमारा कोई भी इरादा नहीं है। ये सुनकर जिया कहती है, हम एंजॉय करने के लिए नहीं आए हैं, हम इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। जिस पर शिनयान कहता है, पहले खुद को धुल लो फिर हमारे पास आना, मैं तुम्हें सिर्फ 30 मिनट देता हूँ। ये सुनते ही जिया के फ्रेंड तो वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो खुद को धुलवाना नहीं चाहती थी, लेकिन जिया के पास इसके सिवा कोई और रास्ता भी ना था, इसलिए वो खुद को प्रेशर पाइप के जरिए धुला लेती है। शिनयान से इंटरव्यू लेने के लिए कमरे में आ जाती है। तब गीले कपड़े की वजह से फर्श गीली हो जाती है, जिस वजह से उसे बातें सुननी पड़ती है। खैर बड़ी ही परेशानी से बचे 10 मिनट में वो इंटरव्यू लेना शुरू करती है, लेकिन शिनयान कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता है मेरे बारे में, मैं कब और क्या बना? ये कहते हुए उसके पास से चला जाता है। अब जिया 5 मिनट का इंटरव्यू लेके ऑनर के पास आती है। तभी ऑनर को ये बात पहले से ही पता लग जाती है कि ये इंटरव्यू फेक है, क्योंकि ये बात शिनयान के जेएफ उसे खुद आकर बता देती है और तभी खुद भी यहाँ पर आ जाती है और बहस करने लगती है कि ये इंटरव्यू फेक है। जिस पर जिया कहती है, फेक कैसे हो सकता है, तुम तो सामने थी। जिस पर वो कहती है, क्यों झूठ बोल रही हो? तभी यहाँ पर शिनयान आ जाता है। उसके जीएफ उससे भी ये बात कहलवा लेती है कि हाँ ये इंटरव्यू फेक है। अब ये सुनने के बाद तो ऑनर जिया को हमेशा के लिए जॉब से निकाल देता है। अब क्या था, अब जिया रोते हुए घर आ जाती है। तभी उसके फादर की कॉल आती है जो उससे हाल चाल पूछने लगते हैं। जिया के आंखों में आंसू तो जरूर था लेकिन गिरने नहीं देती। मुस्कुराते होठों से फादर से बात करती है। फादर बताते हैं, बेटा अब तुम्हारी मॉम ठीक हो चुकी हैं, हो सकता है हम जल्दी ही अपने देश वापस आ जाएं। यह सुनकर जिया बहुत ही खुश होती है और इसी खुशी में वो रेस्टोरेंट पहुंच जाती है जहाँ उसका दोस्त कार्लिक आ जाता है, जहाँ पर इन दोनों में काफी बात होती है जॉब को लेकर। कार्लिक कहता है, शिनयान को देखकर तुम डिस्टर्ब हो क्या? अरे अब उसे भूल जाओ, जब उसे तुम्हारी परवाह नहीं तो तुम क्यों उसके लिए खुद को परेशान कर रही हो? लेकिन जिया के लिए इतना आसान थोड़ी ना था। 3 सालों में जिसे ना बुला सकी थी 3 मिनट में कैसे बुला सकती थी? इन लोगों में बातें हो रही थी कि तभी शिनयान यहाँ पर आ जाता है। वो इन दोनों को इस तरह बात करते हुए देखकर टोन करता है। जल्दी से कार्लिक जिया के हाथ को छोड़ देता है। शिनयान कहता है, अभी और कितने यार बनाओगी? ये सुनकर जिया वहाँ से जाने लगती है। तभी शिनयान उसका हाथ पकड़ लेता है और बहुत बुरी बुरी बातें कहने लगता है। तभी जिया उसे एक स्लैप मार देती है। पलटवार शिनयान भी उसे स्लैप मारने वाला होता है, लेकिन अगले ही पल उसका हाथ थम जाता है। अब जिया यहाँ से चली जाती है। जिया के पीछे कार्लिक होता है, लेकिन उसके ऑनर उसे बुला लेते हैं। अब जिया अकेले ही पार्किंग लॉट में पहुंच जाती है। तभी जिया का क्लासमेट वहां पर आ जाता है। कहता है, तुम्हारी इसी हरकत की वजह से शिनयान तुमको छोड़ दिया है। आज तुम इस लड़के के साथ हो। आज से 3 साल पहले कॉलेज में एक बूढ़ा आदमी तुम्हें हक कर रहा था और शिनयान ने देख लिया था, इसीलिए तुम्हें छोड़ दिया। आखिर कब तक ऐसे काम करोगी? ये सुनते ही जिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इतनी बड़ी गलतफहमी की शिकार वो बन चुकी थी, इसीलिए उसकी शादीशुदा लाइफ स्पॉइल हो रही थी। अब वो इस लड़के से कुछ भी नहीं कहती और भागते हुए शिनयान के पास पहुंच जाती है। कहती है उससे अर्जेंट ही कुछ पर्सनल बात करनी है, लेकिन शिनयान पहले तो मना कर देता है, फिर 10 मिनट रुकने को कहता है। जिया वहीं पर खड़ी उसका वेट कर रही थी। शिनयान अपनी गर्लफ्रेंड को अपने हाथों से खिला रहा होता है। तभी उसकी जीएफ कांच का गिलास जानबूझकर गिरा देती है और जिया से साफ करने के लिए कहती है। जिया कांच का गिलास उठाने लगती है, तभी उसका हाथ कट जाता है। ये देखकर शिनयान उसे भगा देता है। अगले ही पल पार्किंग लॉट में आकर जबरदस्ती उसे किस करने लगता है। कार में बिठा देता है और घर लेकर आ जाता है। वहां पर 1 नाइट स्टैंड करता है और जिया को इस बीच कुछ भी बोलने का मौका नहीं देता। मॉर्निंग में शिनयान पैसे देते वक्त कहता है, इतना काफी है या और दें? जिया कहती है, क्या? ये सुनते ही वो अपना स्विप कार्ड फेंक कर यहाँ से चला जाता है। तभी जिया के फादर की कॉल आती है। वो कहते हैं, बेटी हम कल ही आ रहे हैं और एयरलाइंस में एक पार्टी रखी जाएगी। अगले दिन सब लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। शिनयान भी यहाँ पर पहुँच जाता है। शिनयान को शादी का ऑफर दिया गया था कि मिस्टर जू अपनी बेटी को कल एयरलाइंस का मालिक बना देंगे और मिस्टर जू अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। यह सुनकर शिनयान के फ्रेंड काफी खुश होते हैं। तभी शिनयान जिया के साथ में जू को देख लेता है और वो हैरान हो जाता है कि ये तो इसके फादर हैं
और ये बाप बेटी हैं, ये हमने क्या कर दिया। अब वो यहाँ पर मिस्टर जू अपनी बेटी को जब मालिक बना देते हैं तो सेलिब्रेशन स्टार्ट होती है। तभी शिनयान जिया से बात करना चाहता है लेकिन वो उससे कोई भी बात नहीं करती। शिनयान उसे माफी मांगना चाहता था लेकिन उसने कोई भी मौका ना दिया था। वहां से वो चली जाती है। अब शिनयान अपने रूम में आ जाता है और डिवोर्स पेपर को निकाल लेता है। उसमें अभी तक शिनयान ने दस्तखत नहीं की थी। तभी उसका वो दोस्त यहाँ पर आ जाता है। वो कहता है अब तक तुम्हारा डिवोर्स नहीं हुआ है, यानी कि तुम दोनों कपल हो। वैसे भी हमने जिया की आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है। ये सुनते ही शिनयान पेपर को फाड़ देता है और कहता है हम पहले भी पति पत्नी थे और अब भी हैं और हमेशा रहेंगे। जिया तुम्हें हमसे दूर अब कोई भी नहीं कर सकता है। तभी जिया खुद ही शिनयान के ऑफिस में आ जाती है। कहती है एलायंस में उसे उसके साथ की जरूरत है। तब वो कहता है मैं तब तक तुम्हारा कोई भी सपोर्ट नहीं करूंगा जब तक कि तुम मेरी वाइफ ना बन जाओ। जिया कहाँ मानने वाली थी, वो सब ताने वाने मार देती है जो कि शिनयान ने अब तक उसके साथ किया होता है। इन दोनों में काफी बहस होती है। इसी बीच जिया वेट करते करते सो जाती है। तभी शिनयान उसके फेस पर हाथ फेरता है। तभी जिया उठ जाती है। वो उसे बुरा भला कहते हुए यहाँ से चली जाती है। तभी शिनयान के जीएफ यहाँ पर आ जाती है। वो कहती है इतने दिन से तुम कहाँ थे, हमसे मिलने भी नहीं आए, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं। तभी शिनयान कहता है हमारा तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, दोबारा से कभी हमें नजर मत आना वरना हमसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। ये कहकर उसे यहाँ से भगा देता है। अब वो एक औरत कहाँ इतनी आसानी से उसे जाने देती, पूरी ताकत लगा देती है। अगले दिन कुछ लोग जिया को घेर लेते हैं और उसके साथ बदसलूकी करने लगते हैं। तभी शिनयान यहाँ पर आ जाता है। वो जिया को बचा लेता है। फिर जिया को बहुत समझाने की कोशिश करता है लेकिन जिया उसकी कोई भी बात को नहीं सुनती। वो कहती है हमें तुम्हारे साथ अब रहना ही नहीं है। ये कहकर यहाँ से चली जाती है। अब एक दिन जिया कार्लिक के साथ होती है। तभी शिनयान वहाँ पर पहुँच जाता है। वो उसे कहता है अच्छा तो तुम इसके लिए हमें एक्सेप्ट नहीं कर रही हो, यानी कि तुम इससे प्यार करती हो। ये सुनते ही जिया बिखर जाती है कि तुम आखिर कितने इल्जाम मुझ पर लगाओगे। और यही सब में कार्लिक और शिनयान के बीच फाइट शुरू हो जाती है। काफी देर तक झगड़े चलते हैं। फिर जिया शिनयान को यहाँ से भगा देती है और कार्लिक को भी भेज देती है और खुद अकेले वो पार्किंग लॉट में आ जाती है। तभी शिनयान की जीएफ जिया को कार से मारना चाहती है लेकिन तभी यहाँ पर शिनयान आ जाता है और जिया को धक्के देकर आगे फेंकता है और खुद कार के सामने आकर बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। अब जिया रोते चिल्लाते हुए उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाती है जहां पर डॉक्टर्स कहते हैं कि इसका बचना मुश्किल है और अगर ये बच गया तो कभी भी प्लेन नहीं चला सकेगा। खैर किसी तरह उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। अब अगले पल डॉक्टर बताते हैं कि शिनयान की जान को कोई खतरा नहीं है लेकिन उसका हाथ बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गया है। और जो मैंने शुरू में कहा था वो बात हकीकत हुई कि वो कभी भी अब प्लेन नहीं चला सकेगा। ये सुनकर जिया बहुत रोती है कि शिनयान का तो ये सपना था कि दोनों मिलकर आसमान घूमेंगे, अब वो कैसे अपने सपने को साकार करेगा। ये सारी बातें सोचकर वो रोने लगती है और उसकी जिंदगी के लिए दुआ करने लगती है। बड़ी देर के बाद शिनयान को होश आता है। अब वो जिया को वाई बोलने लगा था क्योंकि उसके माइंड पर चोट लगने की वजह से मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। जिया उसकी देख रेख करने के लिए उसके साथ ही रहती है। तभी शिनयान के जीएफ कार्लिक से मिल जाती है। कहती है शिनयान को ये टेबलेट खाने में मिलाकर दे दो, इस तरह तुम्हें जिया मिल जाएगी और हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। कार्लिक दवा को ले लेता है। उसी दिन उसके लिए खाना लाता है। शिनयान और जिया दोनों के लिए अलग अलग टिफिन होती है जो जिया को पकड़ा देता है। जिया शिनयान को उसकी टिफिन खिलाने लगती है। तभी उसे नींद आ जाती है। कार्लिक गेट पर खड़ा ये सब देख रहा होता है। उसके बाद उसकी जीएफ शिनयान से मिलने आ जाती है। कहती है अब तुम हमेशा पागल ही बने रहोगे, मेरे ना हो सके तो मैं किसी और का तुम्हें होने भी ना दूंगी। इतनी आसानी से तुम मुझे अपनी जिंदगी से कैसे बाहर निकाल सकती हो, तुम्हें इसकी सजा तो मिलेगी। और बहुत सारी बातें वो करे जा रही थी। तभी शिनयान उसके हाथ को पकड़ लेता है। कहता है अब तक तुम अपने मकसद में कामयाब हुई लेकिन तुम्हें ये ना पता था तुम जिसके साथ गेम खेल रही हो वो भी तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है। तभी कार्लिक यहाँ पर आ जाता है और पुलिस को बुला लेता है। जहर देने के इल्जाम में उसे जेल भेज दिया जाता है। कार्लिक हंसते हुए शिनयान को गले से लगा लेता है और
और शिनयान को जिया से मिलाने में लग जाता है। काफी समझाने के बाद जिया शिनयान फिर से एक हो जाते हैं। जिया को भी पता लग गया था कि ये 3 साल से डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं किया था। एक्चुअली शिनयान उससे दूर जाना तो चाहता था, लेकिन जिया के अलावा उसे कोई और पसंद भी ना आती थी और वो दूर था लेकिन दूर ना जा सका था। इसी को कहते हैं सच्चा प्यार और इसी को कहते हैं गलत फहमी का शिकार होना। जरा सी नासमझी सारी लाइफ को खराब कर देती है। क्या होता अगर लड़का और लड़की दोनों में से किसी एक का सब्र टूट जाता तो इनकी लाइफ हमेशा के लिए वीरान हो जाती। खैर यही था हमारे कहानी का सार कि हमें पहले डिटेल जाननी चाहिए फिर फैसले लेने चाहिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही दमदार कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।